आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक के लिखे उपन्यास आखिरी मकसद का 5वां भाग। अगर आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर आखिरी मकसद की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के भाग सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। होटल के पीसीओ से मैंने फ्लैग स्टाफ रोड फोन किया और अपना नाम बताकर कृष्ण बिहारी माथुर से बात करने की इच्छा व्यक्त की। मेरे नाम ने इस बार जादुई असर दिखाया। किसी ने मुझे टरकाने की कोशिश न की और न ही गैर जरूरी सवाल पूछे। मुझे बड़े अदब से बताया गया कि तबीयत ठीक न होने की वजह से साहब जल्दी सोने चले गए हैं। मैंने मनोज माथुर का नाम लिया। मालूम हुआ कि छोटे मालिक घर पर नहीं थे। आखिर में मैंने सुधा माथुर से बात करनी चाही तो मुझे एक और नंबर बता दिया गया। मैंने वो नया नंबर डायल किया तो सुधा माथुर से मेरी बात हुई। सुधा जी, अपना परिचय देते हुए मैं बोला, मैं दरअसल मनोज से बात करना चाहता था। आप बता सकती हैं कि वो इस वक्त कहाँ मिल सकता है? किसी डिस्को में होगा, जवाब मिला। शाम को तकरीबन ऐसी ही जगहों पर जाता है वो। डिस्को तो शहर में कई हैं, सबका चक्कर लगाने में तो रात बीत जाएगी। शुरुआत अब्बा से करके देखो, उसके वहां होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब्बा डिफेंस कॉलोनी में। मुझे मालूम है कहाँ। घर कब लौटता है वो? आधी रात के बाद, कभी कभार तो सुबह 4 बजे। यहां आके उसका इंतजार करना तो बेकार होगा। ओह, बात क्या है? क्यों मिलना चाहते हो तुम उससे? कोई खास वजह नहीं, यूं ही मालूमात की खातिर। तकलीफ माफ सुधा जी, गुड नाइट। मैंने एक ऑटो पकड़ा और डिफेंस कॉलोनी के लिए रवाना हो गया। मैं पहुंचा पंडारा रोड। मंदिर मार्ग में रवाना मैं डिफेंस कॉलोनी के जाने के लिए तो हुआ था, लेकिन इंडिया गेट के राउंड अबाउट पहुंचने पर मेरा इरादा डिसूजा के घर झांकने का बना था। वो अपने घर पर मौजूद था। मैंने भाड़ा चुकाकर ऑटो को विदा कर दिया। डिसूजा कोई 30-32 साल का विलायती पॉप सिंगरों जैसे रख रखाव वाला नौजवान था, जो एक कान में बाली पहनता था और माइकल जैक्सन की तरह अपने झब्बेदार बालों में से एक कुंडल अपने माथे पर लटका के रखता था। मुझे उसकी आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक की हल्की सी परत तक दिखाई दी। अपनी दोनों नंगी बाहों पर उसने 36 तरह के गोदने गुदवाए हुए थे। मैंने उसे अपना परिचय दिया। उसने खामोशी से मुझसे हाथ मिलाया और एक फोल्डिंग चेयर खोलकर उस पर मुझे बिठाया। कहाँ गायब रहे सारा दिन? मैंने बड़े आत्मीयतापूर्ण स्वर में पूछा। सुजाता भी तुम्हारी फिक्र कर रही थी। लॉकअप में बंद था, अभी छोटा 1 घंटे पहले। लॉकअप में? मैं हैरानी से बोला। कहाँ? तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन। क्या किया था? पी के गाड़ी चलाता था, ड्रंक एंड ड्राइव। ब्लडी होल नाइट लॉकअप में कटा। आज भी पैसा देकर छूटा। बहुत डिफिकल्टी हुआ। कितनी पी ली थी? 1 बॉटल, दैट्स ऑल, जास्ती नहीं। पकड़े क्यों गए? ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ा, बोला गाड़ी ठीक नहीं चलाता, एक्सीडेंट करना मांगता। ट्रैफिक पुलिस वाले तो चालान करके छोड़ देते हैं। नशे में मैं कुछ लफड़ा किया। ओह, तुम्हें मालूम है कि शशिकांत का कत्ल हो गया है? उसके चेहरे पर हैरानी के बड़े जेन्युइन भाव आए। कब? उसके मुंह से निकला। कल रात को, कोई 8:30 बजे। कौन किया? अभी पता नहीं चला, पुलिस की तफ्तीश जारी है। मेरी असाइनमेंट भी कातिल का पता लगाने की ही है। ओह, पुलिस को ये खबर लगे बिना नहीं रहने वाली कि कल शाम तुम भी शशिकांत की कोठी पर गए थे। उनका बुलावा भी बस आता ही होगा तुम्हें, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपने बयान का मेरे साथ रिहर्सल कर लो। बयान? जो तुम्हें पुलिस को देना होगा। ओह, तुम्हारी सुजाता से 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेट कैसे हो गए? कार की वजह से। क्या मतलब? मेरे पास मोटरसाइकिल है। कल मैं एक फ्रेंड का कार उधार मांगा। फ्रेंड शाम को कार तो दिया, प्रॉमिस था, पर उसमें पेट्रोल कम था। पंप पर पेट्रोल डलवाने में 20 मिनट वेस्ट हुआ। क्लोजिंग का टाइम था, कुछ रश था, पेट्रोल ही लेट किया मेरे को। 7 बजे उधर मेटकाफ रोड पहुंचने का था, बट शाम 7 बजे से 15 मिनट जास्ती पर पहुंचा। मैं उधर उसकी कोठी के कंपाउंड में क्या घुस गया, ब्लडी बास्टर्ड।
मेरा फुल इंसल्ट करके रख दिया। मैं ब्लडी कोठी में तो कदम भी न रखा। बोला कंपाउंड भी काहे एंट्री किया। बहुत इंसल्ट हुआ मेरा। वो तो मिस्टर खेतान मेरे को बोला कि सुजाता उधर से चली गई थी और मेरे को उसे कहीं बाहर रोड पर कहीं देखने का था। तुम खेतान को, पुनीत खेतान को जानते हो? यस। कैसे? मैन, वो शशिकांत का लीगल एडवाइजर है। जब नाइट क्लब ओपन था तो उधर राजेंद्र प्लेस में आता था सेवरल टाइम्स। फिर आगे क्या हुआ? मैं उधर कोठी से बाहर निकलकर रोड पर आया। मैं रोड पर देखा, बस स्टैंड पर देखा, रोड के दोनों कॉर्नर तक देखा, बट यू सी सुजाता उधर किधर भी मेरे को नहीं मिली या मेरे को दिखाई नहीं दी। उसे मालूम था तुम आने वाले हो। वो तो 7 बजे ही कोठी से बाहर निकल आई थी। अगर वो तुम्हारी ही राह तकती वहां मौजूद थी तो उसे तो तुम आते दिखाई देने चाहिए थे। मैं भी ऐसा सोचा। मेरे को ऐसा फीलिंग है कि वो मेरे को कार पर एक्सेप्ट नहीं करती थी। उसको मेरी मोटर बाइक मालूम थी। शी मस्ट बी ऑन द लुक आउट फॉर अ मोटर बाइक। मैं उधर कार में गया, सो कंफ्यूजन। हो सकता है सुजाता तुम्हें मेटकाफ रोड पर ना मिली। ओके, तो फिर तुमने क्या किया? मेरे को ब्लडी बहुत एजिटेशन हुआ। ब्लडी खुद बुलाया मेरे को और वेट नहीं किया। तुम टाइम पर जो नहीं आए थे। ओनली 15 मिनट्स लेट था मैं। ऊपर से शशिकांत से उसका तीखा झगड़ा हो गया था। पैसा कुछ ना हुआ होता तो तुम और भी लेट आते तो भी वहीं होती। झगड़े की वजह से ही गुस्से से आग बबूला होकर वो एकाएक वहां से चली गई थी। आई अंडरस्टैंड नाउ, बट एट दैट टाइम आई वॉज वेरी अपसेट। फिर जब वो मेटकाफ रोड पर नहीं मिली तो तुमने क्या किया? मैं सोचा कि उधर से वो किधर जाएगी तो अपना हॉस्टल में जाएगी। मैं मंदिर मार्ग पहुंचा, वो उधर पहुंची ही नहीं थी। तो मैन, आई वॉज गेटिंग मैड। वाई? आई वॉज स्टूड अप। तुमने ऐसा सोचा कि शायद वो जानबूझकर तुम्हें अवॉइड कर रही थी। वो तुम्हारे साथ डेट फिक्स कर बैठी और फिर ऐन मौके पर तुम्हारे साथ शाम बिताने का उसका इरादा बदल गया था। एग्जैक्टली, यू सेड इट मैन। मैं एग्जैक्टली यही सोचा। तब मेरे को लगा कि वो उधर कोठी में ही थी और उसी के बोलने पर शशि मेरे को उल्टा सीधा बोलकर उधर से भगाया और वो खेतान मेरे को बोला कि वो बाहर रोड पर कहीं होगी। फिर मैं कार में ही बैठकर विस्की का बॉटल खोला और 2-3 ड्रिंक लिया। फिर मैं बैक मेटकाफ रोड गया। क्यों? मेरे को कंफर्म होना मांगता था कि सुजाता उधर थी या नहीं। मैन, आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ सीन देयर। मैं उधर जबरदस्ती घुसना मांगता था और सुजाता को उधर देखना मांगता था। किया ऐसा तुमने? घुसे तुम जबरन भीतर? उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मेरे से पहले उधर अपनी फेमस लाल मारुति पर पिंकी माथुर पहुंच गई। फेमस लाल मारुति? यस मैन, ब्लडी जितने का कार उससे ज्यादा का एक्सेसरीज। एवरीबॉडी नोज। तुम पिंकी माथुर को जानते हो? मैं पहचानता। कैसे? शशि का नाइट क्लब जब ओपन तो वो उधर रेगुलर आती। हर कोई पहचानता उसे। फैबुलस फैमिली बैकग्राउंड, रोटन हैबिट्स, bags of money to spend. You know the type. Yes, everybody is after such chicks. I know. वो अपनी लाल मारुति पर वहां पहुंची। फिर वो कार बाहर पार्क किया और कंपाउंड में एंटर किया। फिर वो कोठी के मेन गेट पर पहुंची, डोर को ओपन किया और इनसाइड एंटर कर गया। मैं समझ गया कि सुजाता भीतर नहीं थी। वो कैसे? मैन, शशि एक छोकरी की प्रेजेंस में दूसरी छोकरी को नहीं बुलाना सकता। दूसरी छोकरी बिन बुलाए आई हो सकती थी। ऐसा होता तो वो बैल करती। आयरन गेट से नहीं तो इनसाइड कोठी के मेन गेट से बैल करती। होस्ट दरवाजा खोलता, कम इन बोलता तो एंट्री लेती। पिंकी तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये महज इत्तेफाक था कि पिंकी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जो कुछ डिसूजा ने देखा था उसके मुताबिक उसने जो नतीजा निकाला था वो गलत नहीं था। फिर मैं उधर से मूव कर गया और बेंगलोर रोड पहुंचा, जिधर मेरी एक और लेडी फ्रेंड होती। ब्लडी बैड लक कि वो भी नहीं मिली।
फिर मैं ब्लडी विस्की बोतल को ओपन किया और फुल बॉटल कंज्यूम किया। बैग इधर आ रहा था तो तिलक मार्ग पर पुलिस पकड़ लिया। ड्रंक एंड ड्राइविंग में होल नाइट लॉकअप में, ब्लडी होल डे लॉकअप में। पैसा दिया तो छूटा। व्हाट लक, व्हाट लाउजी लक। मैंने हमदर्दी जताई। एंड नाउ मैन, उसने जोर से जमाई ली। इफ यू डोंट माइंड। ओ नो, नॉट एट ऑल। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर कोऑपरेशन। नेवर माइंड, मेक दिस सीन सम अदर टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया। मैन, वो एकाएक बोला, योर फेस। क्या हुआ मेरे फेस को? मैं अपने मुंह पर हाथ फेरता हुआ बोला, हुआ कुछ नहीं, बट यू नो, एकदम शशि का माफिक लगता है, लाइक डबल रोल। ओहो, मैं हंसा। तो आखिरकार सूझ गया तुम्हें? सूझा तो पहले भी, बट बोला अब। इत्तेफाक की बात है, मैं बोला और उससे हाथ मिलाकर वहां से विदा हो गया। फिर मैं अब्बा पहुंचा। वो मेरी जानी पहचानी जगह थी। उसकी आधी ग्रीक आधी हिंदुस्तानी हसीन तरीब बैली डांसर पार्टनर सिल्विया ग्रेको से मेरी पुरानी वाकफियत थी। हजरात भूले न हो तो सिल्विया ग्रेको वही मेम साहब हैं, आपके खादिम इस पंजाबी पुत्तर ने मलिका के ताज वाले केस के दौरान जिन्हें बाकायदा चैलेंज करके उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें हासिल करके दिखाया था। उस केस में योर्स ट्रूली ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि सिल्विया ग्रेको खुद चलकर मेरे साथ सोने आई थी। तब खाकसार ने अपने फ्लैट के बेडरूम में उसका जैसा निर्वसन बैली डांस देखा था, वैसा शायद ही कभी किसी को देखना नसीब हुआ होगा। अब्बा का दूसरा पार्टनर नरेंद्र कुमार भी मेरा जिगरी यार था, लेकिन वो साइलेंट पार्टनर था और वहां कभी कभार ही आता था। अब्बा डिफेंस कॉलोनी की एक 2 मंजिला इमारत में स्थापित था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर डिस्कोथेक था और पहली मंजिल पर सिल्विया का आवास था। अब्बा में आपके खादिम की कितनी पूछ थी, उसका ये भी सबूत था कि खुद फ्लोर मैनेजर ने आकर मुझे रिसीव किया। मैडम कहाँ है? मैंने पूछा। ऊपर है, मैनेजर बोला, मैं खबर कर देता हूँ। कोई जल्दी नहीं, आराम से करना, मैं यहाँ ठहरूंगा थोड़ी देर। यू आर वेलकम सर। मनोज माथुर को जानते हो? वो फ्लैग स्टाफ रोड वाले बी माथुर साहब का लड़का। और मैं जानता हूँ सर। पहचानते भी हो? यस, रेगुलर पैटर्न है यहाँ का। इस वक्त है यहाँ? यस सर, है। मैं नहीं पहचानता उसे, चुपचाप बताओ कहाँ है। उसने डांस फ्लोर के कोने के साथ लगी एक मेज की ओर इशारा किया, जहां की वो 2 निहायत खूबसूरत नौजवान जीन्सधारी हसीनाओं के साथ बैठा बतिया रहा था और ठहाके लगा रहा था। सर, कोई ड्रिंक? अभी नहीं, बाद में। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। वो अभिवादन करके परे हट गया। सीधे मनोज की टेबल पर पहुंचने की जगह मैंने रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते धुएं और शोर से भरे हॉल में एक चक्कर लगाया। मुझे 2 और परिचित चेहरे दिखाई दिए। पुनीत खेतान डांस फ्लोर से थोड़ा परे बिछी टेबल पर एक सुंदर युवती से घुट घुट कर बातें कर रहा था। दोनों के सामने ड्रिंक्स के ग्लास थे। हॉल के एक बिल्कुल ही अलग थलग कोने में एक मेज पर माथुर का प्राइवेट सेक्रेटरी नायर अकेला बैठा था। वो खामोशी से विस्की चुसक रहा था और सिगरेट पी रहा था। डांस फ्लोर पर विलायती बैंड की धुनों पर थिरकते नौजवान जोड़ों में उसकी कोई दिलचस्पी मालूम नहीं होती थी। अब्बा वास्तव में एक 3 in 1 जगह थी। वो डिस्को भी था, नाइट क्लब भी था और कैबरे जॉइंट भी था। यही वजह थी वहां के पैटर्न मनोज माथुर जैसे नौजवान भी थे, नायर जैसे उम्रदराज व्यक्ति भी थे और दोनों के बीच की उम्र वाले पुनीत खेतान जैसे व्यक्ति भी थे। मैंने घड़ी पर नजर डाली। 8:45 बजे थे। मुझे मालूम था कि 9 बजे डिस्को प्रेमी युवक युवतियों से डांस फ्लोर खाली करा लिया जाता है और फिर वहां 1 घंटे के लिए कैबरे कलाकारों की परफॉर्मेंस चलती थी, जिसे सिल्विया ग्रेको खुद इंट्रोड्यूस करती थी। 10 से 11:30 बजे तक फिर डिस्को का शोर शराबा चलता था और फिर
कैबरे की रात की आखिरी परफॉर्मेंस होती थी। सिल्विया ग्रेको का बेली डांस देखना हर किसी को नसीब नहीं होता था। वो केवल आमंत्रित मेहमानों के सामने आधी रात के बाद होता था। पहले होता था तो पहली मंजिल पर होता था, जहां हर किसी का आना जाना संभव नहीं था। फ्लोर मैनेजर फिर मेरे करीब आया। मैंने आपके लिए टेबल अरेंज कर दी है, वो बोला। मैंने सहमति में सिर हिलाया और उसके साथ हो लिया। मैं नायर की टेबल के करीब से गुजरा तो मैंने एक गुप्त इशारा उसकी ओर किया। इसे भी जानते हो? मैंने दबे स्वर में पूछा। इसका नाम नायर है, मैनेजर ने बताया। माथुर इंडस्ट्रीज में किसी ऊंचे ओहदे पर बताता है अपने आप को। मालिक का प्राइवेट सेक्रेटरी है। आप भी जानते हैं सर इसे? हाँ। ये रोज आता है यहाँ? रोज तो नहीं सर, अलबत्ता हफ्ते में 3-4 बार तो आता ही है। डिस्को में फिट बैठने वाली तो इसकी उम्र नहीं, कैबरे का शौकीन होगा। डांस का नहीं, मैनेजर बड़े रहस्यपूर्ण सुर में बोला। डांसरों का, उनके नंगे जिस्मों के दर्शन का। वो क्या प्रॉब्लम है? डांस फ्लोर पर नहीं सर। तो? डांसरों के ड्रेसिंग रूम्स में। पता नहीं कैसा आदमी है, कपड़े उतारती और कपड़े पहनती औरत का नजारा करके खुश हो जाता है। नाम मात्र के तो कपड़े पहनकर कैबरे डांसर फ्लोर पर आती हैं, लेकिन उसे देखकर इसको मजा नहीं आता। इसको मजा आता है ये देखकर कि वो अपनी रोजमर्रा की पोशाक उतार कर उस कॉस्ट्यूम वाली स्टेज तक कैसे पहुंचती हैं, और उस कॉस्ट्यूम को उतारकर अपनी रोजमर्रा की पोशाक कैसे पहनती हैं। कमाल है। मेंटल मालूम होता है सर। लड़की फ्लोर पर कैबरे कर रही होती है तो उसकी तरफ आंख नहीं उठाता। वो अपने ड्रेसिंग रूम में चेंज के लिए जाती है तो उससे पहले जाकर वहां छुप के बैठ जाता है। लड़की को पता नहीं लगता? आज तक तो लगा नहीं। लेकिन वो लेडीज के ड्रेसिंग रूम में पहुंच कैसे जाता है? यहाँ के किसी वेटर की मेहरबानी से सर। 100 रुपए वेटर को देता है, 50 रुपए अटेंडेंट को। उसका काम बन जाता है। और तुम्हें ये बात कैसे मालूम? हार्मलेस गेम है सर, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। स्टाफ 4 पैसे कमा लेता है। लेकिन सर, जितने पैसे वेटरों को देता है उतने वो कैबरे डांसर को दे तो भी वैसे ही उसके सामने नंगी खड़ी हो जाए, फिर भी किसी को ऐतराज हो सकता है। कोई ऐसी ताक झांक तो नापसंद कर सकती है। पता लगेगा तो वो नौबत आएगी ना सर। कभी आ गई नौबत तो पकड़ के इसकी खातिर कर देंगे। बहुत बेइज्जती हो जाएगी बेचारी की। हमें क्या, वैसे ऐसी नौबत ना ही आए तो अच्छा है। पर आज आएगी। जी? ये जब ड्रेसिंग रूम में जाकर छुपे तो मुझे खबर कर देना। सर, डू एज आई से। यस सर। मैं एक टेबल पर पहुंचा। टेबल पर रिजर्व की तख्ती लगी हुई थी, जिसे मेरे बैठते ही मैनेजर ने वहां से उठा लिया। मैं बैठ गया। मैंने डनहिल का एक सिगरेट सुलगा लिया। फिर जैसे जादू के जोर से ड्रिंक का एक गिलास मेरी कोहनी के करीब प्रकट हुआ। मनोज माथुर के पास मेरा कार्ड ले जाओ। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मैनेजर को सौंपा। उसे बोलो, मैं 1 मिनट के लिए उससे मिलना चाहता हूं। पूछो वो यहां आता है या मैं उसकी टेबल पर आऊं। मैनेजर सहमति में सिर हिलाता चला गया। 2 मिनट बाद वो वापस लौटा। आपको बुला रहा है, उसने बताया। मैंने सहमति में सिर हिलाया और सिगरेट और ड्रिंक संभाले उठ खड़ा हुआ। तत्काल वेटर ने रिजर्व वाली तख्ती वापस मेरी मेज पर रख दी। मैं मनोज माथुर की मेज पर पहुंचा। हेलो। जीन्सधारी बालाओं को नजरअंदाज करके मैं उससे संबोधित हुआ। बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं। प्लीज सिट डाउन मिस्टर कोहली। थैंक यू। मैं चौथी खाली कुर्सी पर बैठ गया। व्हाट डू वांट मिस्टर कोहली? मैं आज आपके पापा से मिला था। उन्होंने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। मेरी आज डैडी से मुलाकात नहीं हुई। दैट्स टू बैड। बहरहाल मेरा पेशा क्या है ये आपने मेरे कार्ड पे तो पढ़ा ही होगा। आगे मैं बता देता हूं कि उन्होंने मुझे रिटेन किया है। अच्छा, उन्हें प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाओं की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल जरा नाजुक है।
मैं एक उड़ती निगाह युवतियों पर डालता हुआ बोला, मिक्स्ड कंपनी में इसका जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। नेवर माइंड, आई विल आस्क डैडी। जरूर। आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। आपको शशिकांत के कत्ल की खबर है? है, वो निसंकोच बोला। कैसे? इसका जवाब, वो मुस्कुराया और उसने अपनी सहेलियों की तरफ हाथ हिलाया, मिक्स्ड कंपनी में देना मुनासिब न होगा। आप शशिकांत को जानते थे? सिर्फ नाम से वाकिफ था। नाम से कैसे वाकिफ थे? वो मेरी सौतेली माँ का कोई दूर दराज का रिश्तेदार होता था। कभी मुलाकात हुई आपकी उससे? ना, कभी नहीं। कल शाम को भी नहीं? मिस्टर कोहली, कभी नहीं मैं क्या कल शाम शामिल नहीं होती? मुलाकात हुई ना सही, लेकिन होने तो वाली थी कल शाम 8:30 बजे। कौन कहता है? अभी तो मैं ही कहता हूं। गलत कहते हो। कल शाम 4 बजे आपकी उससे फोन पर बात नहीं हुई? नहीं हुई। मैं भला क्यों फोन करूंगा उसे? उसने आपको किया हो? नो, नेवर। आपकी उससे फोन पर कोई बात नहीं हुई? आपने उसे फोन पर यह नहीं कहा कि अगर आपको उसके घर जाना पड़ा तो आप उससे बात नहीं करेंगे, उसे शूट करने जाएंगे? कहां बहक रहे हो मिस्टर कोहली, जब मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी किसी वार्तालाप से इनकार करते हैं। हां, सरासर इनकार करता हूं। बहुत मुमकिन है यही सवाल आपसे पुलिस भी पूछे। चाहे फौज पूछे, मेरा जवाब यही होगा। आपके पापा के पास एक 22 कैलिबर की हाथी दांत की मूठ वाली रिवॉल्वर है जिसका सीरियल नंबर D241436 है। होगी, वो लापरवाही से बोला। मुझे फायर आर्म में कोई दिलचस्पी नहीं। हाल ही में आपने उस रिवॉल्वर को हैंडल किया था शशिकांत को शूट करने के लिए? और ये कहकर वो ठठाकर हंस पड़ा। हां, मैं जिद भरे स्वर में बोला। बड़े ढीठ हो यार, फिर वहीं पहुंच गए। जवाब दीजिए। अरे मैंने कभी डैडी के गन कलेक्शन की ओर झांका तक नहीं। मैंने आज तक अपने हाथ में कभी कोई रिवॉल्वर पकड़कर नहीं देखी। मैं कैलिबर नहीं समझता। मैं पिस्तौल और रिवॉल्वर में फर्क नहीं समझता। मैं ये भी आज ही सुन रहा हूं कि फायर आर्म में सीरियल नंबर भी होते हैं। आप देखो मेरे भाई, शाम का वक्त है। सारा दिन ऑफिस के काम में माथा फोड़ने के बाद मैं तफरी के लिए यहां आया हूं, इसीलिए तुम भी यहां आए होगे। अब क्यों रंग में भंग डाल रहे हो सिरफिरी बेमानी वाहियात बात करके? अब क्यों चाहते हो कि मुझे अफसोस होने लगे कि मैंने तुमसे मिलने के लिए हामी भरी? नहीं चाहता। तकलीफ की माफी। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं इजाजत चाहता हूं। अरे बैठो, एंजॉय करो, हमारे साथ ड्रिंक लो, लेकिन वो किस्सा छोड़ो। थैंक यू, ड्रिंक्स फिर कभी, और अगर जरूरत पड़ी तो वो किस्सा भी फिर कभी। तौबा, वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। अभी भी फिर कभी? जनाब, ये एक काम है जो आपके डैडी ने मुझे सौंपा है। आप इससे तौबा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरी रोजी रोटी का सवाल है। बहरहाल, नमस्ते। मैं वहां से हट गया। मैं पुनीत खेतान की टेबल पर पहुंचा। हेलो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। पुनीत खेतान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। ओ, हेलो, कमाल है भाई, चंद घंटों में 3 बार मुलाकात हो गई अपनी। पहली तो यूं ही हड़बड़ी भरी मुलाकात थी, तीसरी तो अभी होगी। जायकेदार मुलाकात तो दूसरी ही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। बैठो। थैंक यू। मैं एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मीट माय फ्रेंड निशा। फिर वो युवती की तरफ देखकर बोला, डार्लिंग, ये कोहली है, सुधीर कोहली, फेमस डिटेक्टिव है, प्राइवेट। हम दोनों में हेलो का आदान प्रदान हुआ। मैंने रंग में भंग तो नहीं डाला? युवती के तेवरों से साफ लगा कि मैंने रंग में भंग ही डाला था, लेकिन खेतान तत्काल चहक कर बोला, नहीं नहीं, ये तो जा रही है। युवती ने सकपका कर उसकी तरफ देखा। ठीक है ना डार्लिंग, लेकिन आज जाना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। ये लो।
उसने पर्स निकाला और 100 के कुछ नोट जबरन उसकी मुट्ठी में ठूंसे। टैक्सी कर लेना और कल फोन करना। युवती उठी और भुनभुनाती हुई वहां से रुखसत हो गई। ड्रिंक मंगाते हैं, वो बोला। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसने एक वेटर को इशारा किया। उसने वेटर को मुट्ठी में एक 50 का नोट खोसा और बोला, ये तुम्हारी एडवांस टिप, 1 मिनट में ड्रिंक लाओ। वेटर जैसे जादू के जोर से वहां से गायब हो गया। वो लड़की आपकी फ्रेंड दिल्ली में नहीं रहती? दिल्ली में ही रहती है। क्यों? टैक्सी के किराए की वजह से पूछा, जो कि आपने उसे दिया। वो तो देहरादून पहुंचने के लिए भी काफी था। वो हो करके हंसने लगा। तभी वेटर ड्रिंक सर्व कर गया। हम दोनों ने चेयर्स किया। वहां 12 खंबा। फिर मैं सहज स्वर में बोला, मदान के आने तक तो रुके ही होंगे आप? नहीं, मैं पहले ही चला गया था। उसने बड़ी संजीदा शक्ल बनाकर मेरी ओर देखा। कोहली, कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। किस बारे में? मैं जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है। सोचना तो जो सोचना उसे दिल में रखना। मदान के आगे कुछ अनाप शनाप मत बोल देना। हुक्म दे रहे हो? दरख्वास्त कर रहा हूं। एक शर्त पर तुम्हारी दरख्वास्त कबूल हो सकती है। क्या? अपनी जुबानी कबूल करो कि मदान की बीवी के साथ तुम्हारा चक्कर है। भाई, मैं उसे मदान से भी पहले से जानता हूं। अब हर पुरानी जानकारी कोई अफेयर ही तो। फुंदनेबाजी छोड़ो। तुम उसे उसकी पैदाइश के वक्त से जानते हो, लेकिन आज की तारीख में वो तुम्हारे से फंसी हुई है। कबूल करो। ठीक है, किया। और ये भी कबूल करो कि शशिकांत की बीमा पॉलिसी के बारे में उसे तुमसे ही मालूम हुआ था। ये भी कबूल किया। क्यों बताया? इत्तेफाक से कभी मुंह से निकल गया था, किसी खास मकसद से नहीं बताया था। तुम्हें ये बात मालूम है कि असल में शशिकांत मदान का कुछ नहीं लगता था? पहले नहीं मालूम थी, अब मालूम है। अब कैसे मालूम हुई? मधु ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद। तुम शशिकांत के वकील भी हो, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो, ऑडिटर भी हूं, स्टॉक ब्रोकर भी हूं, जनरल एजेंट भी हूं, ट्रबल शूटर भी हूं। मेरी कंसल्टेंसी ऑल इन वन है। वो क्लाइंट के लिए बहुत सारे फील्ड कवर करती है। इस लिहाज से तो शशिकांत के पास अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता जिसे वो बहुत हिफाजत से, बहुत महफूज रखना चाहता, तो वो तुम्हारी ही सेवाएं इस्तेमाल करता। हाँ, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसने मेरे पास नहीं रखवाया था। मदान भी मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछता है, लेकिन वजह नहीं बताता कि क्यों पूछ रहा है। कम से कम तुम तो वजह बताओ। शशिकांत के पास अपने बचपन से ही कुछ ऐसे कागजात थे जो ये साबित करते थे कि असल में वो किन्हीं और माँ बाप का बेटा था, और ये कि लेखराज मदान से उसका दूर दराज का भी कोई रिश्ता नहीं। अरे, लेकिन मेरे पास ऐसे कोई कागजात नहीं। शायद वो सीलबंद हो, इस वजह से तुम्हें मालूम न हो कि भीतर क्या है। मेरे पास शशिकांत का दिया कोई सीलबंद लिफाफा है ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ उसकी फाइनेंशियल होल्डिंग्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज, शेयर सर्टिफिकेट्स। ऐसी चीजें हम बाकी क्लाइंट्स की भी रखते हैं। कितने का माल होगा वो? होगा कोई 20-22 लाख का। अब उसका क्या होगा? अब तो मैं खुद हैरान हूं कि क्या होगा। पहले तो मैं उसे मदान को ही सौंपता, लेकिन अब जबकि तुम कहते हो कि वो शशिकांत का भाई था ही नहीं, तो फिर वो सब कागजात मदान को सौंपना गलत होगा। और किसे सौंपोगे? जो कोई भी उसका वारिस होगा। शायद उसकी कोई वसीयत बरामद हो। कोई वारिस न निकला तो? ऐसा हो तो नहीं सकता। कोई तो हर किसी का होता ही है। शशिकांत का न हुआ तो जो उसकी बाकी जमीन जायदाद का होगा वो ही उसकी सिक्योरिटीज का हो जाएगा। यानी कि तुम वो सब कुछ सरकार को सौंप दोगे? हाँ। वैसे तुम लोग चाहो तो क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज को या सर्टिफिकेट्स को कैश करा सकते हो। करा तो सकते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स की अथॉरिटीज होती हैं। हर स्टॉक ब्रोकर के पास अपने क्लाइंट की अथॉरिटी होती है। क्यों? शेयर बाजार में एकाएक आ जाने वाली तेजी का फायदा उठाने के लिए,
या मंदी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए। शेयर मार्केट में कई बार सिर्फ कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए रेट एकदम शूट कर जाते हैं या एकदम नीचे आ जाते हैं। तब शेयरों को फौरन बेचना या खरीदना होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब क्लाइंट की हमारे पास अथॉरिटी हो, उसके हमें निर्देश होते हैं कि फला शेयर का रेट फला कीमत तक पहुंचे तो बेच दो, या फिर कोई फला शेयर का रेट गिर जाए तो खरीद लो। ये जो बीमे की रकम है, ये मिल जाएगी मदान को? देखो, अगर शशिकांत का कातिल पकड़ा गया तब तो रकम न मिलने की कोई वजह नहीं होगी। तब तो ये ओपन एंड शट केस होगा। कातिल न पकड़ा गया तो बीमा कंपनी वाले केस को लटकाएंगे। तब वो इस शक को हवा देने की कोशिश करेंगे कि शायद मदान ने कत्ल किया हो। कानून किसी को अपने ही गुनाह से फायदा उठाने की इजाजत जो नहीं देता। मदान ने कत्ल किया हो सकता है? नहीं। उसने बड़ी मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। और कौन हो सकता है कातिल? ये तो तुम बताओ, आखिर जासूस हो और इसी काम के लिए तुम्हें इंगेज किया गया है। अभी तो ये बात अपने ही लोगों के बीच में है कि शशिकांत मदान का भाई नहीं था, लेकिन अगर ये बात जाहिर हो जाए तो फिर यही रकम की अदायगी में मजबूत अड़ंगा नहीं बन जाएगी? बन तो सकती है यार। कई क्षण खामोश रहने के बाद वो बोला, इतनी बड़ी रकम की अदायगी में अड़ंगा लगाने की तो हर चंद कोशिश करेंगे बीमा कंपनी वाले। कोहली, हमारे कॉमन क्लाइंट्स के हक में अच्छा वैसे ये ही होगा कि ये बात जाहिर ना हो। हमारा एक कॉमन क्लाइंट और भी है। और कौन? मैंने उसे कृष्ण बिहारी माथुर के बारे में बताया। कमाल है, वो मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। तुम तो यार बहुत ही पहुंची हुई चीज हो। माथुर साहब तुम्हारी शूटिंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। पक्का निशानेबाज बता रहे थे वो तुम्हें। क्रैक शॉट उन्हीं की मेहरबानी से बन गया। शूटिंग रेंज उनका अपना न होता तो मुझे तो शौक तक न पड़ता शूटिंग का। वो तनिक आगे को झुका और बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, एक भेद की बात बताऊं? बताओ। 10 में से 6 बार तो मैं वहां जाता ही शूटिंग के लालच में हूं। अच्छा, फ्री हथियार, फ्री गोलियां, जीरो हाय तौबा। किसी कमर्शियल शूटिंग रेंज में जाऊं तो मेंबरशिप भरने के अलावा पहले तो मुझे कोई गन ही खरीदनी पड़े। आपके पास गन नहीं है? गन क्या, मेरे पास तो फायर आर्म रखने का लाइसेंस तक नहीं है। क्यों? कभी कोशिश ही नहीं की हासिल करने की। जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। मैंने देखा डांस फ्लोर डिस्को दीवानों से खाली कराया जाने लगा था। कैबरे शौक से देखते हो? मैंने पूछा। कैबरे नहीं, वो बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला। तो और क्या? यहां की मलिका सिल्विया ग्रे को, उसे शौक से देखता हूं। यहां आता ही उसके लिए हूं। वो आज यहां से रुखसत हो जाए तो मैं दोबारा रुख न करूं अब्बा का। इतने दीवाने हो क्या उसके? इतने से कहीं ज्यादा। मेरी दीवानगी लफ्जों में तो बयान करी ही नहीं जा सकती। तुम पहले कभी आए हो यहां? नहीं। फिर तो सिल्विया को देखा नहीं होगा। तभी डांस फ्लोर पर सिल्विया प्रकट हुई। वो एक लाल रंग का लो नेक का टखनों तक वाला गाउन पहने थी और गाउन के अलावा कुछ नहीं पहने थी। गाउन में कूल्हे से नीचे दोनों तरफ लंबी झिर्रियां थीं, जिस्म में जरा सी हरकत होते ही जिनमें से उसकी लंबी सुडौल टांगें जांघों तक दिखाई देने लगती थीं और स्तन यूं मादक अंदाज में हौले हौले हिलने लगते थे कि कद्रदानों के मुंह से हाय निकल जाती थी, जैसे उस घड़ी खेतान के मुंह से निकल रही थी। हाय, साली एक बार हमारी टेबल पर ही आ जाए। नशे में बोल रहे हो? अरे दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं। उसे बुला लो। नहीं आती यार, टेबल पर नहीं आती वो, किसी की टेबल पर नहीं आती। बड़ी हद है लो कहती करीब से गुजर जाती है। टेबल पर आ जाए तो खुश हो जाओगे? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे उसे बुला सकते हो। बुला सकता हूं। बुला के दिखाओ। वो चैलेंज भरे स्वर में बोला। मुंह चूम लूंगा। मेरा? हाँ। नहीं, उसका। मेरा मतलब है तुम्हारा भी, या सिर्फ उसका, या दोनों का,
या पहले बहक रहे हो? उसे ब्रेक लगी। वो कुछ क्षण आंखों ही आंखों में सिल्विया को हजम करता रहा और फिर बोला, भगवान औरत को इतनी शानदार क्यों बनाता है? ताकि तुम्हारे जैसे कद्रदानों, मेहरबानों को इस झूठ पर एतबार ना आने लगे कि सब औरतें एक जैसी होती हैं। वो तो कहा जाता है कि कमर के नीचे तमाम औरतें एक जैसी होती हैं। अभी तुम सिल्विया को कमर से ऊपर ऊपर देख रहे हो? पागल हुए हो? उसे तो मैं नक से शिक तक देख रहा हूं। सो देयर यू आर। यार, वो कमर से नीचे तमाम औरतें एक जैसी होने की बात का मतलब कुछ और है, जो कि इस वक्त शराब और सिल्विया दोनों के नशे में मुझे सूझ नहीं रहा। अच्छा है, नहीं सूझ रहा। वो गुमराह करने वाला मतलब है। यानी कि तुम्हें सूझ रहा है। न सिर्फ सूझ रहा है, मुझे उसकी हकीकत पर भी एतबार है। उसी बात को लॉर्ड बायरन ने इस तरह से कहा है कि ऑल कैट्स आर ग्रे इन डार्क। यहां डार्क कहां, यहां तो जगमग रोशनी है। तभी तो। वैसे एक बात है। क्या? तुम्हारा 9 नगद और 13 उधार वाली मिसाल पर एतबार नहीं मालूम होता? क्यों? तभी तो निशा को रुखसत कर दिया। वो 9 नगद थी, सिल्विया ग्रे को 13 उधार है। पागल हुए हो क्या? निशा जैसी चीज रोज मिलती है। मैं रोज बटुए में हाथ डालता हूं और एक निकल आती है। सिल्विया जैसी मिलती ही नहीं। तभी तो उसके लिए लार टपका रहे हो। इससे ये जाहिर होता है कि माल का भाव सिर्फ अच्छा होने से ही नहीं बढ़ता, दुर्लभ और न मिलने से भी बढ़ता है। मुझे सिर्फ एक बार हासिल हो जाइए, फिर चाहे। सुनो, वो कुछ बोल रही है। वो डांस फ्लोर की ओर देखने लगा। सिल्विया अपने जिस्म जैसी ही सेक्सी आवाज में अपने कैबरे स्टार्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी। उस वक्त बैंड खामोश था, लेकिन स्पॉटलाइट ऐन उसके ऊपर थी और हॉल की बेशुमार रोशनियां मद्धम हो चुकी थीं। फिर एकाएक ड्रम जोर से बजा और सिल्विया झुककर अपने पैटर्न्स को अभिवादन करती और उन्हें अपने उन्नत वक्ष का नजारा कराती स्टेज से हट गई। हाय, असली रंगीले राजा हो, मैं बोला। उसने मेरी बात की ओर जरा भी तवज्जो नहीं दी। म्यूजिक बजने लगा। 2 कैबरे डांसर्स स्टेज पर थिरकने लगी। मैंने वेटर को करीब बुलाया। जरा सिल्विया मैडम को सुधीर कोहली का सलाम बोलो। वेटर सहमति में सिर हिलाता तत्काल वहां से हट गया। भूल गया सलाम, खेतान व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। वो यूं सलाम कबूलती होती तो मैं क्या मर गया था? ऐसा हो भी गया होता तो कोई बात नहीं थी। फिर जिंदा हो जाते सिल्विया को अपनी टेबल पर बैठी पाकर। वो हो करके हंसने लगा। 2 मिनट बाद बेशुमार तारीफी निगाहों का मकरस बनी सिल्विया मेरे करीब पहुंची। खेतान को कतई नजरअंदाज करके उसने मेरे गाल पर एक चिकोटी काटी और मद भरे स्वर में बोली, हेलो माई हनी चाइल्ड, माई टूटी फ्रूटी, लॉन्ग टाइम नो सी। बैठो। वो मेरे साथ सट कर बैठ गई। उसका एक वक्ष मेरी बाह को धक्का देने लगा और एक जांग मेरी जांग के साथ सट गई। खेतान यूं हक्का बक्का सा कभी मुझे और कभी सिल्विया को देखने लगा, जैसे उसे एतबार न आ रहा हो कि जो वो देख रहा था वो हकीकत थी। सिल्विया, मीट माय फ्रेंड मिस्टर पुनीत खेतान। फैन वाला? फैन वाले जैसा, ये वकील है। ओह, हेलो देयर। हेलो, खेतान फंसे सुर में बोला। उसने मेज पर दोहरा होकर सिल्विया का अभिवादन किया। डार्लिंग। सिल्विया फिर मेरे से संबोधित जैसे खेतान वहां था ही नहीं बोली। आई हैव नो टाइम, वो उधर स्टेज पर। आई अंडरस्टैंड। एक बार हमारे साथ चेयर्स बोल जाओ, फिर चली जाना। नो प्रॉब्लम। उसकी भ्रकुटी के एक इशारे की देर थी कि हमें नए जाम सर्व हो गए। उसने हमारे साथ चेयर्स किया, अपने जाम को होठों से लगाया और फिर उसे मेज पर रखकर उठ खड़ी हुई। एंजॉय योरसेल्फ, वो बोली। डांस देखो, खाओ पियो, लेकिन खिसक न जाना। इतने दिन बाद मिले हो। नहीं खिसकूंगा। बाय टिल देन बाय मिस्टर खेतान, वो बड़े आतुल स्वर में बोला। पुनीत खेतान। एक चमचम करती मुस्कुराहट में
उसे निहाल करके वो वहां से विदा हो गई। यार, फिर वो मुझसे बोला, तुम तो कह रहे थे तुम यहां कभी नहीं आए। मेरा मतलब था कि मैं यहां नीचे कभी नहीं आया, मैं तो सीधा ऊपर जाता हूं। ऊपर? यानी कि तुम उसकी प्राइवेट परफॉर्मेंस भी देख चुके हो? कई बार। कभी मुझे भी दिखाओ ना। दिखा देंगे। सुना है स्टार्क नेक्ड बेली डांस करती है। हाँ, अब जरा स्टेज की तरफ तवज्जो दो, वहां की सुंदरियां भी उसी हालत में पहुंचने वाली हैं। वो स्टेज की तरफ देखने लगा। 15 मिनट बाद पहली परफॉर्मेंस खत्म हुई और सिल्विया फिर स्टेज पर प्रकट हुई। उतने में ही वो अपना गाउन बदल आई थी। अब वो पहले जैसा ही स्याह काला गाउन पहने थी। पहले की तरह 2 मिनट उसने स्टेज से हॉल में अपना जादू बिखेरा और फिर नई डांसरों के लिए स्टेज छोड़कर वहां से हट गई। इस बार नई डांसरों के साथ 2 मेल डांसर भी थे। मुझे मालूम था कि परफॉर्मेंस के समापन के बाद जब सिल्विया ने फिर स्टेज पर आना था तो उसके जिस्म पर फिर एक नई ड्रेस होनी थी। मैंने हॉल में परे उधर नजर दौड़ाई जिधर मैंने नायर को अकेले बैठे देखा था। वो अपनी टेबल पर मौजूद नहीं था। मैं कुछ क्षण सोचता रहा। फिर मैंने अपना विस्की का ग्लास खाली किया, सिगरेट को एस्ट्रे में झोंका और उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आया। उसने सहमति में सिर हिला दिया। मैं हॉल के पिछवाड़े की ओर बढ़ा। उधर शनील के भारी पर्दे से ढका एक बंद दरवाजा था, जिसके आगे एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ मुझे पहले से मालूम था कि कैबरे स्टार्स के ड्रेसिंग रूम थे। उस गलियारे के सिरे पर एक और दरवाजा था जो बाहर इमारत की पिछली गली में खुलता था। मैंने एक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ट्राई किया, वो खुल गया। मैंने भीतर निगाह डाली तो उसे खाली पाया। अगला दरवाजा पहले से ही तनिक खुला था और उसमें से कई लड़कियों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने तीसरा दरवाजा ट्राई किया। मुझे भीतर शीशे के आगे एक स्टूल पर बैठी सिल्विया दिखाई दी। उसका काला गाउन एक ढेर की सूरत में कुर्सी पर पड़ा था। उस घड़ी उसके जिस्म पर एक सिल्क का ढीला ढाला चोगा था और वो शीशे में अपना अक्स देखकर अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। खुलते दरवाजे का प्रतिबिंब उसने शीशे में देखा। वो तत्काल मेरी ओर घूमी। उसका मुंह बोलने के लिए खुला तो मैंने अपने होठों पर उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया। वो सकपकाई सी खामोश बैठी रही। मैंने अपने पीछे दरवाजा भिड़काया और दबे पांव आगे बढ़ा। वो ड्रेसिंग रूम मेरा देखा भाला था। नायर अगर वहां कहीं हो सकता था तो दाईं ओर एक दीवार से दूसरी दीवार तक खिंचे पर्दे के पीछे ही हो सकता था। उस पर्दे के पीछे इस्तेमाल शुदा ड्रेस और वैसा ही कबाड़ भरा रहता था। वो पर्दा 3 भागों में था। मैं बीच वाले भाग के करीब पहुंचा और मैंने एक झटके से पर्दा खींचा। वहां से कपड़ों के एक गट्ठर पर बैठा नायर नुमाया हुआ। पर्दा हटते ही उसकी घिग्गी बंद गई और वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने उसे टाई पकड़कर उसके पैरों पर जबरन खड़ा किया और फिर बाहर घसीटा। ओह माय गॉड! सिल्विया घबरा कर उठ खड़ी हुई और आतंकित भाव से बोली, थीफ! थीफ! पुलिस! मैं माफी चाहता हूं। घिघियाए स्वर में नायर बोला, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, आई बेग ऑफ यू। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। कॉल दी पुलिस! सिल्विया फिर चिल्लाई। ऐसा मत करना प्लीज मैडम, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। यहां चोरों की तरह घुसे बैठे हो और कहते हो गलत इरादा नहीं था। चोरी के इरादे से नहीं। तो फिर किस इरादे से? मैं सुधीर, इसको पकड़ के रखना, मैं पुलिस को फोन करके आती हूं। और वो दृढ़ कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। मिस्टर कोहली, प्लीज सेव मी। मैडम को रोको। तुम मैडम को जानने लगते हो। मैडम तुम्हारी सुनेगी। प्लीज प्लीज मिस्टर कोहली। मैंने उसकी टाई छोड़ दी और सिल्विया को रोका। ऐब भी क्या लानती चीज थी। दिन में जो आदमी मेरे साथ बात करता, शेर जैसा शाही मिजाज दिखा रहा था, वह उस घड़ी बकरी की तरह मिमिया रहा था। इसे सिल्विया रुक तो गई, लेकिन कहर भरे स्वर में बोली, अपनी करतूत की सजा जरूर मिलनी चाहिए। माफी माफी, नायर ने फरियाद की। 2 शर्तों पर मिल सकती है माफी। बोलो, वो आतुर भाव से बोला। दोबारा कभी अब्बा में पांव मत रखना। नहीं रखूंगा।
और मेरे चंद सवालों का जवाब दो। जवाब झूठे या टाल मटोल वाले हुए तो फिर रात तो हवालात में कटेगी ही। इज्जत आबरू का जनाजा यहीं से निकलता हुआ जाएगा। यहाँ के सारे स्टाफ ने मिलकर एक एक हाथ भी जमाया तो दर्जनों की तादाद में हाथ पड़ेंगे। बाकी खबर थाने में पुलिस लेगी। ओह नो, प्लीज नो। नहीं नहीं, हाँ हाँ बोलो। क्या क्या पूछना चाहते हो? मैंने सिल्विया की ओर देखा। सामने का कमरा खाली है। दरवाजा अंदर से बंद रखा करो। मेरे ड्रेसिंग में कदम रखने की किसी की मजाल नहीं होती, लेकिन अब रखा करूंगी। चलो, मैं नायर से बोला। नायर के साथ मैं निर्देशित कमरे में पहुंचा। वहां हम एक सोफे पर अगल बगल बैठ गए। मैंने उसे सिगरेट पेश किया जो उसने कांपती उंगलियों में थामा। उसका नशा उड़ चुका था और उसके हवास अभी भी उसके काबू में नहीं थे। तो शुरू करें? हम दोनों सिगरेट सुलगा चुके तो मैं बोला। उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा एम्प्लॉयर कह रहा था कि जब से वो अपाहिज हुआ है तुम उसके हाथ पांव दिमाग सब कुछ हो। कल शाम तुम माथुर साहब को घर से कहीं बाहर लेकर गए थे? नहीं। कभी लेकर जाते हो? कई बार, दफ्तर के काम से तो हमेशा। लेकिन कल कहीं नहीं लेकर गए थे? नहीं। कोई और लेकर गया हो? और कौन? कोई फैमिली मेंबर, कोई मुलाजिम? मुझे उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि वो एकाएक उठ के चल देने वाले शख्स नहीं। कोई पहले से अपॉइंटमेंट होती तो मुझे उसकी खबर होती। आखिर सारा दिन तो मैं वहीं होता हूं। वो अकेले जाते हैं कहीं? नहीं। जा सकते हैं? वो हिचकिचाया। टाल मटोल नहीं चलेगी। मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला। पहले ही बोला है, दोबारा ना कहना पड़े। जा तो सकते हैं। कैसे? व्हील चेयर लुढ़काए हुए ही? नहीं, स्टाइल से। वो कैसे? उनके पास एक होंडा कार्ड है जो बनी ही अपाहिज व्यक्ति के चलाने के लिए है। उसके सारे कंट्रोल, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर वगैरह हाथ से ऑपरेट किए जाने वाले हैं। और उसमें उनकी व्हील चेयर एन कार की ड्राइविंग सीट की जगह जाकर फिट हो जाती है। कार में पीछे की सीट नहीं है। वहां ऐसा इंतजाम है कि दरवाजा खोलने पर एक प्लेटफॉर्म सा बाहर जमीन पर सरक आता है, जिसके जरिए वो अपनी व्हील चेयर को कार के भीतर ले जा सकते हैं। तुमने देखा होगा कि उनकी व्हील चेयर भी छोटी मोटी कार ही है। कार की तरह उसमें ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, गियर वगैरह फिट हैं और पेट्रोल से चलती है। एक कॉर्डलेस टेलीफोन तक फिट है उसमें। आई सी। यानी कि मर्जी होने पर माथुर साहब का अकेले कहीं निकल पड़ना उनके लिए कोई खास दिक्कत की बात नहीं। खास क्या, मामूली दिक्कत की भी बात नहीं है। सुधा का किससे अफेयर है? वो चौंका। किसने कहा सुधा का किसी से अफेयर है? मैंने कहा, मैं सुधा की बहन मधु को जानता हूं। दोनों के खाबिंद उम्र दराज आदमी हैं। मुझे ऐसा एक हिंट मिला है कि अपने खाबिंदों को धोखा देने के लिए वो एक दूसरे की मदद करती हैं। इस मामले में उन दोनों की कोई मिली भगत जरूर है। जरूर सुधा से मिलने के बहाने घर से अक्सर निकलती है। ऐसा ही कुछ सुधा भी जरूर करती होगी। बोलो, क्या सिलसिला है? वो खामोश रहा। नायर, मैं कर्कश स्वर में बोला। कोई सिलसिला है, इतना तो मैं तुम्हारे चेहरे से ही पढ़ सकता हूं। कुछ है भी तो उसके बारे में जानकर तुम्हें क्या हासिल होगा? होगा, कुछ तो हासिल होगा। यूं दूसरे की जाती जिंदगी के बखिए उधेड़ना मुझे पसंद है। तुम्हारी जाती जिंदगी के भी बखिए उधेड़े हैं अभी मैंने। नंगी औरत को कपड़े पहनते देखकर या औरत को नंगी होते देखकर निहाल हो जाते हो। जरूर अपने एम्प्लॉयर के घर की औरतों को भी यूं ताड़ते होगे। नेवर। फिर भी माथुर साहब बहुत खुश होंगे तुम्हारे इस अनोखे शौक की बात सुनकर। प्लीज प्लीज उन्हें मत बताना। इतनी खिदमत मेरे से करा रहे हो, खुद कोई खिदमत नहीं करना चाहते हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं, मैं तुम्हारी करतूत की खबर तुम्हारे एम्प्लॉयर से ना करूं, मैं इतना कुछ करूं, बदले में तुम कुछ भी ना करो। ये विश्वासघात होगा। मालिक के साथ नमक हरामी होगी। मिस्टर कोहली, प्लीज मुझे नमक हराम बनने पर मजबूर न करो।
तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। इस पूछताछ में भी तुम्हारे मालिक की ही भलाई है। जाती तौर पर मैंने इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे मालिक ने मुझे ये काम सौंपा है कि मैं मालूम करूं कि शहर में हुए एक कत्ल में उनकी फैमिली के किसी मेंबर का कोई हाथ तो नहीं है। ये न भूलो कि तुम्हारा मालिक ही मेरे कहने पर तुम्हें ये हुक्म दे सकता है कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब दो। वो सोचने लगा। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया। तुम, आखिरकार वो बोला, हासिल जानकारी का कोई बेजा इस्तेमाल तो नहीं करोगे? नहीं। वादा करते हो? हाँ। बेजा क्या, मुमकिन है कि जानकारी के कैसे भी इस्तेमाल की कोई नौबत ही ना आए। बात ऐसी है कि उसकी खबर अगर माथुर साहब को लग गई तो उनके दिल को बहुत सदमा पहुंचेगा। नहीं लगेगी, बशर्ते कि बात का सीधा ताल्लुक कत्ल से न हुआ। तो सुनो, सुधा का मनोज से अफेयर है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मां का अपने सौतेले बेटे से अफेयर है? ऐसे सौतेले बेटे से जो उम्र में मां से 3 साल बड़ा है। कितना फैशनेबल हो गया था बंदे का गुनहगार होना। कितनी पोल थी दिल्ली शहर के बाशिंदों के कैरेक्टर के ढोल में। साहबान, कभी भी आप किसी गुनहगार बंदे के फौरी दीदार के तलबगार हों तो बराए मेहरबानी बस इतना कीजिएगा कि किसी शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइएगा। चलता कैसे है वो सिलसिला? मधु की मदद से? नहीं तो उनके अपने बलबूते चलता है, बिना किसी मदद से। कहां? कोठी में ही। कैसे? हर दूसरे तीसरे दिन मनोज शाम को दफ्तर से लौटकर नए सिरे से तैयार होकर तफरीह करने के लिए घर से निकलता है और आधी रात के बहुत बाद वापस पहुंचता है। ऐसा उसने कोठी के हाउस होल्ड में अच्छी तरह से स्थापित किया हुआ है। अपनी एक कार का साइलेंसर उसने बिगाड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कार खूब शोर करती है। वो शाम को उस कार पर खूब शोर मचाता घर से निकलता है और वैसे ही शोर मचाता घर लौटता है। असल में वो कार को कोठी से दूर कहीं छुपा कर खड़ी कर देता है और चुपचाप वापस लौट आता है। पिछवाड़े से चोरों की तरह कोठी में घुसता है और सुधा के कमरे में पहुंच जाता है। फिर चोरों की तरह बाहर निकलता है, गाड़ी काबू में करता है और शोर मचाता वापस लौट आता है। हर कोई यही समझता है कि वो शाम का गया तभी वापस लौटा था। तुम्हें कैसे मालूम? खान सामे ने अपनी आंखों से आधी रात को देखा है। नौकर चाकर भी कोठी में ही रहते हैं? नहीं, उनके लिए अलग इमारत है। उस रात मिस्टर माथुर ने आधी रात को खानसामे को फोन करके उनके लिए दूध लाने को कहा था। उस रोज उन्हें कोई तकलीफ थी, जिसकी वजह से आधी रात को ही उनकी नींद खुल गई थी। खानसामा दूध लेकर उनके कमरे में जा रहा था तो उसने मनोज को दबे पांव सुधा के कमरे से निकलते देखा था। ओह, लेकिन ये बात उसने किसी को बताई नहीं, सिवाय तुम्हारे। मैं उसे घूरता हुआ बोला, हाँ, तुम्हें किस लिए? वो मेरा भांजा है। ओह। कुछ क्षण खामोशी रही। माथुर साहब को अपनी बीवी पर शक है? तुम बताओ। नहीं होना चाहिए। तुम ही बताओ। शक तो वो तब भी करते थे जबकि अभी वो अपाहिज नहीं हुए थे। अपाहिज होने के बाद से तो वो बहुत ही शक्की हो गए थे। बात को अपने तक ही रखोगे, इसी उम्मीद में बता रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से उन्होंने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि सुधा के घर से बाहर गुजरे एक एक मिनट की रिपोर्ट उन्हें मिले। तौबा, इतनी लंबी निगरानी? हाँ, इतनी लंबी निगरानी तो छुप भी नहीं सकती। सुधा को शर्तिया खबर होगी ऐसी निगरानी की? हो सकता है। हो सकता है नहीं, है। उसे कोठी से बाहर मनोज से मिलने की सुविधा होती तो वो दोनों कोठी के भीतर मिलने का यूं पेचीदा रास्ता न अख्तियार करते। यू आर राइट। मिस्टर नायर, अपनी जानकारी का तुम कोई बेजा इस्तेमाल तो नहीं करते ना? कौन सी जानकारी? सुधा और मनोज की आशनाई की जानकारी का, जो नजारा यहां वेटरों को रिश्वत दे देकर छुप छुप के करते हो, पीछे फ्लैग स्टाफ रोड पर उसी नजारे की धौंस से मांग तो नहीं करते हो? ओ माय गॉड, नेवर। आगे करने का इरादा होगा,
मिस्टर कोहली, आई एम नॉट ए ब्लैकमेलर, आई एम ए सिक मैन। मेरा मनोविशेषज्ञ कहता है कि ये एक बीमारी है। ओह, आई एम डिवोटेड टू माथुर फैमिली। मैं माथुर परिवार के किसी सदस्य के हित के खिलाफ जाने का सपने में भी ख्याल नहीं कर सकता। जो कुछ अभी मैंने तुम्हें बताया है उसके लिए भी मुझे उम्र भर पछतावा रहेगा। अब फॉर गॉड सेक मेरी जान छोड़िए। अभी 1 मिनट में सिर्फ एक सवाल और। वो भी पूछो। मैं माथुर फैमिली के लिए तुम्हारी निष्ठा की कद्र करता हूं। अब ये बताओ कि किसी फैमिली मेंबर की खातिर कत्ल कर सकते हो? बेहिचक, गोली की तरह, एक नहीं अनेक। किया है? नहीं। कल रात 8:30 बजे के करीब कहां थे? यही था, जिससे मर्जी पूछ लो। पुनीत खेतान तुम्हारे सामने आया था? हां। कितने बजे? 8:30। और मनोज? वो कल यहां नहीं आया था। तुम तीनों एक दूसरे से वाकिफ हो, कभी यहां इकट्ठे नहीं बैठते? नहीं। क्यों? तीनों के मिजाज नहीं मिलते, जरूरतें नहीं मिलती, उम्र नहीं मिलती। ओ, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि उनमें से किसी को पता तक न लगे कि मैं यहां हूं। मैं एकाएक उठ खड़ा हुआ। ओके नायर, फिर मिलेंगे। जरूर। लेकिन अब्बा में नहीं। मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला। याद रखना। नेवर। यू हैव माई वर्ड। आधी रात को मैं ग्रेटर कैलाश अपने घर जाकर लगा। पिंकी माथुर से 8 बजे की अपॉइंटमेंट में भूला नहीं था, लेकिन निर्धारित समय पर घर का रुख न करने की मेरे पास कई वजह थी। मसलन मैंने आधा जमा 1 बराबर 1.5 लाख रुपए की फीस कमानी थी, और पिंकी से अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद से इस दिशा में मैंने बड़े अहम काम किए थे, निहायत कार आमद मालूमात की थी। पिंकी ने फिर मेरे पास आना ही आना था। मेरी जेब में मौजूद वीडियो कैसेट में उसकी जान जो अटकी थी। कुछ मामलों में आपका खादिम बहुत संतोषी जीव है। बंदा एक दिन में 2 भोग नहीं लगाता। अपने फ्लैट में पहुंचकर मैंने कपड़े तब्दील किए और फिर बेडरूम में जाकर वीडियो फिल्म चलाई। वीडियो फिल्म आधे से ज्यादा खाली निकली। बाकी मैंने पहले पिंकी की शशिकांत से शादी होते देखी, और फिर पहले मेटकाफ रोड पर शशिकांत के वीडियो पर देखे सीन का विस्तृत संस्करण देखा। अगले रोज 9 बजे मैंने लेखराज मदान को उसके अपार्टमेंट पर फोन किया। ओए कोली, मेरी आवाज सुनते ही वो भड़क कर बोला, कहाँ मर गया था? क्या हुआ? पूछता है क्या हुआ। ओए, सारी रात तेरे फोन का इंतजार करता रहा मैं पहुंचा तो था तुम्हारे फ्लैट पर। क्या फायदा तब पहुंचने का? तब तो मैं पुलिस के साथ फंसा हुआ था। अब मुझे क्या पता था? कहता है क्या पता था। वीर मेरे, फोन तो फिर भी करना चाहिए था, कुछ बताने के लिए नहीं तो कुछ पूछने के लिए ही सही। सॉरी, अब पूछ लेता हूं, कैसी बीती पुलिस के साथ? बढ़िया। खास कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। मैंने यही कहा कि मैं तो घर पर था, बीमार था, लेटा पड़ा था। वो मान गए? होटल में तुम्हारे बयान की तस्दीक करने नहीं आए? अभी तो नहीं आए, लेकिन तस्दीक हो जाएगी, होटल से भी और बीवी से भी, मेरी गारंटी। फिर तो क्या बात है। तू क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहा हूं। ओए, कुछ नतीजा भी निकल रहा है कि नहीं? निकलेगा, यानी कि अभी नहीं निकला। अभी वक्त ही कितना हुआ है वीरे मेरे। फिर भी सुनो, पहले मेरी सुनो, पहले उसकी सुननी चाहिए जो फोन करता है। सुनाओ। लाश का पोस्टमार्टम हो गया? अभी नहीं, 10 बजे होगा। तफ्तीश कर रहे यादव नाम के इंस्पेक्टर ने मुझे 11 बजे पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया है। गुड, मैं भी वहीं पहुंचूंगा। मुझे बाहर ही मिलना। मेरे पहुंचने से पहले भीतर इंस्पेक्टर यादव के ऑफिस में मत जाना। क्यों? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मिलने का मुझे बहाना चाहिए। खुद ही पहुंच जाऊंगा तो वो शक करेगा कि जरूर मुझे कत्ल की खबर है। तुम साथ लेकर जाओगे तो शक तो वो फिर भी करेगा, लेकिन तब ये सोचेगा कि तुमने अपने भाई के कत्ल की तफ्तीश के लिए मेरी सेवाएं प्राप्त की हैं, और जो कुछ मुझे मालूम है वो तुमने लाश की बरामदी के बाद बताया है।
मैं उसे यही कहूं कि तू मेरे लिए काम कर रहा है। नहीं, तुम कहना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और दोस्त के तौर पर ही तुम्हारे साथ आया हूं। आगे जो नतीजा वो निकालता है, निकालता रहे। वो तुझे जानता है बहुत अच्छी तरह से। फिर तो जरा भांपने की कोशिश करना कि केस के बारे में उसकी क्या राय है। और क्या, मैं उसकी सेहत का हाल पूछने वहां जाना चाहता हूं। यही इरादा है मेरा। ठीक है, 11 बजे मैं तुझे हेडक्वार्टर के बाहर मिलूंगा। ठीक है। एक बात और कोली। फिर कोली? सुधीर। बोलो। भाई, मेरी गैरहाजिरी में तेरा मेरे यहां आना मैं पसंद नहीं करता, और मैं तुम्हारी हाजिरी में भी वहां आना पसंद नहीं करता। तभी तो तुम्हारे साथ चलने वहां नहीं आ रहा, तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर बुला रहा हूं। तू तो खफा हो रहा है। बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात बताओ, ये पाबंदी, मेरा मतलब है तुम्हारी ये नापसंदगी, सिर्फ मेरे लिए है या हर किसी के लिए है? हर किसी के लिए है। औरों को ये बात मालूम है। तुझे अब बता रहा हूं। घर आए गए के बारे में बीवी से ही खबर लगती होगी। हाँ, वो बताए तो बताए, न बताए तो न बताए। की मतलब? कुछ नहीं, नमस्ते। मैंने लाइन काट दी। अपनी सेकेंड हैंड फिएट कार पर मैं नेहरू प्लेस में स्थित यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन के नाम से जाने वाले अपने ऑफिस में पहुंचा। रजनी वहां पहले से मौजूद थी और हमेशा की तरह जगमग जगमग कर रही थी। उसे भीतर आने को कहता हुआ मैं अपने निजी कक्ष में पहुंचा। वो भी मेरे पीछे पीछे ही वहां पहुंची। वो सलवार कमीज पहने थी और निहायत कमसिन लग रही थी। दरवाजा भीतर से बंद करके कुंडी लगा दे, मैं सहज भाव से बोला। वो किस लिए? वो बड़ी मासूमियत से बोली। ताकि बिना विघ्न बाधा आकर मेरी गोद में बैठ सके। शर्म कीजिए, अभी तो दिन चढ़ा है। जैसे शाम को कहता तो आके गोद में बैठ ही जाती। वो हंसी। एक बात और, मैं अपलक उसे निहारता हुआ बोला। क्या? बहुत खूबसूरत है तू। हाँ। क्या हाँ? बहुत खूबसूरत हूं मैं। हद है, मॉडेस्टी तो छूत कर नहीं गई तुझे। क्यों? क्या हुआ? अरे, यूं हामी भरते हैं, यूं गोली की तरह दनादन देते हैं। हाँ तो और क्या करते हैं? अरे, शर्मा कर, सकुचा कर, निगाह झुकाकर, झुकी निगाहें फड़फड़ा कर कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन जब बात ऐसी ही हो तो? अब कौन मुकाबला करे तेरी कतरनी का सवेरे सवेरे। बैठ। गोद में आकर? अरे कहीं भी मर। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। अब राजी है? मैं भुनभुनाया। हाँ, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। एक बात बता। पूछिए। मेरी पहुंच से बाहर रहना तू अपनी खूबी समझती है? हाँ। कहती है हाँ? जी हाँ। मूर्ख है तू। अरे, आदमी के बच्चे को इतना नहीं हड़काना चाहिए कि वो गेरुए वस्त्र धारण करके हर की पौड़ी पर जाकर बैठने की सोचने लगे। वो होठ दबाकर हंसने लगी। फिर मैंने अपनी जेब से मदान का दिया वो लिफाफा निकाला जिसमें 50,000 रुपए के नोट थे और उसके नाम मेरे जाली हस्ताक्षरों वाली चिट्ठी थी। मैंने लिफाफा उसे सौंपा। क्या है? वो तत्काल गंभीर होती हुई बोली। खोल, देख। उसने लिफाफा खोला और नोट और चिट्ठी निकाली। वो चिट्ठी पढ़ने लगी। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। चिट्ठी पढ़ चुकने के बाद उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। आप वाकई जा रहे हैं? पागल है। जा रहा होता तो ये चिट्ठी मैं तुझे खुद देता। जब रूबरू मुलाकात मुमकिन हो तो चिट्ठी का क्या मतलब? तो फिर? रजनी, मेरा सवाल यह है कि अगर ये चिट्ठी तुझे डाक से मिलती या कोई तेरे पास इसे लेके आता तो? जी? ये चिट्ठी बोगस है, मैंने नहीं लिखी। इस पर हुए मेरे हस्ताक्षर जाली हैं। ऐसा क्यों? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैंने उसे चिट्ठी और नोटों से संबंधित पूरा किस्सा सुनाया। हाय राम, तभी कल आप फोन पर कह रहे थे कि आप मरते मरते बचे हैं और तू मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब
मुझे क्या पता था कि सच में ही। खैर छोड़, और मतलब की बात सुन। आगे से कभी तेरे पास मेरा कोई संदेश या चिट्ठी आए तो उसकी तस्दीक किए बिना उस पर अमल शुरू मत कर देना, समझ गई? हाँ, आखिर एक डिटेक्टिव की सेक्रेटरी है। छोटी मोटी धोखाधड़ियों से खुद ही सावधान रहना सीख। सीखूंगी। एक बात बता। पूछिए। मैं मर जाता तो तुझे अफसोस होता? तब पहली बार मैंने उसके चेहरे पर गहन अनुराग के भाव देखे, लेकिन वो तत्काल ही एक छलावे की तरह लुप्त हो गए। अभी तो नहीं होता। फिर वो सपाट सूरत लेकर बोली, अलबत्ता 1 साल बाद जरूर होता। क्या मतलब? चिट्ठी की तरह अगर ये नोट जाली नहीं है तो साल भर की तनख्वाह तो हासिल थी ही मुझे। साल भर क्या अफसोस होता? लानत है, लानत। कहीं जा रहे हैं? हाँ, दरिया में डूबने जा रहा हूं। चलोगी? पानी ठंडा होगा। मई में चले तो कैसा रहे? अब थोबड़ा बंद कर। रिजक कमाने जा रहा हूं मैं। वो काम करने जा रहा हूं जिसके कि तू मुझे काबिल नहीं समझती। वैसे तो गलत घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम देती ही है। उसने मुझे नोट दिखाए। सबूत ये रहा। लानत भई, मुझे गलत घड़ी कहती है। पता नहीं मेरे कौन से बुरे कर्मों का फल है तू। अच्छे कर्मों का। अच्छा अच्छा, नोट संभाल के रखना। इनमें से 4 पैसे मैं खर्च कर लूं तो? जितने चाहे मर्जी खर्च कर ले, सब तनख्वाह में काट लूंगा। सारे खर्च कर लूं तो? जब तक आप मेरी तनख्वाह में से आखिरी किश्त काटेंगे मैं 4 बच्चे खिला रही होंगी। मेरे? मैं आशापूर्ण स्वर में बोला। आपके कैसे? दोनों काम कैसे हो सकते हैं? बच्चों का बाप बच्चों की मां से कहीं किश्तें वसूल करता है? बहुत हाजिर जवाब हो गई है। सोहबत का असर है। अच्छा अच्छा, मैं चला। ऑफिस में ही रहना। शाम को तो लौटेंगे? शाम को? मैं आंखें निकाल कर बोला, मैं दोपहर बाद ही लौटूंगा और तेरे बॉयफ्रेंड के साथ तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगा। वो जोर से हंसी। फिर मेरी भी हंसी निकल गई। आज बस इतना ही। कल आप सुनेंगे इस कहानी का 6ठा और अंतिम भाग।